हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतेश। सो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं भाई तेंसु भैया। बेसिकली ये टीसीएस में एज अ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर। तो जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं भैया के। तो जानेंगे इंडस्ट्री लेवल में एक्चुअल में अपन वर्क कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो अपन कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ में इंटर कर रहे होते हैं। सो थैंक यू भैया फॉर कमिंग दिस यूट्यूब चैनल। सो फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस होल प्रोसेस अबाउट योर जर्नी। या हाँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ, तो पहले नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए। तो 2020 में मैंने पास आउट हुआ है। उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन किया है फुल टाइम। तो पहले एज वी नो हम लोग को पहले असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट दी जाती है। फिर उसके बाद हम लोग का प्रमोशन होकर अभी हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर है। तो ऐसे इट हैज बीन कांस्टेंट 3 इयर्स अभी होने वाली है। तो अभी जो 2 इयर्स 11 मंथ्स लाइक ऐसे ही हुआ है। ओके। तो करेंटली मैं जावा जावा टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग को एपीआई डिजाइन करना पड़ता है और उसके बाद हम लोग को सीआईसीडी डेवऑप्स भी देखना पड़ता है। ओके। तो दैट इज एवरीथिंग दैट वी हैव टू डू अ पार्ट ऑफ द रेगुलर वर्क। एंड या सो दैट्स फॉर माय इंटरव्यू। सो भैया आपने मेंशन किया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आए हैं। सो आपने कॉलेज लाइफ के बारे में या बताइए कि आपने कोडिंग का एक्सप्लोर कब किया कि आप डायरेक्टली जो है टीसीएस के बाद ही अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की। हाँ, तो पहले जब मैं स्कूल लाइफ में मेरा कंप्यूटर था। तो आईसीएससी बोर्ड था मेरा। तो वहाँ पे हम लोग का क्लास 9 से ही जावा शुरू हो जाता है। तो ओके। वहाँ से हम लोग का थोड़ा जावा का थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है, राइट। तो तभी हम ब्लू जे यूज करते थे। तो इट इज नॉट ऑन हाई लेवल, बट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जावा का जो उप कंसेप्ट या फिर जो नॉर्मल हम लोग का जो सिंटैक्स है वो वगैरह सब कुछ डिस्कस कर जाता है। तो ओके। उसके बाद जब हम क्लास 12 में आए हैं तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हम लोगों को इस एग्जाम में वो रिकॉर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एज वी नो दैट फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन रहता था तभी। तो वो बहुत बेसिक लेवल का था। तो उसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो तभी पहला 2 इयर्स में कुछ नहीं था। ओके। तो जब हमने थर्ड ईयर पे आया था तो तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स ऐसे कुछ हम लोग का इंट्रोड्यूस किया था। तो हम लोग का जो कॉलेज था वो ऑटोनोमस था। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसे ही था कि आईटी में ही जॉब करना है तो आईटी में ही स्कोप ज्यादा है। तो यू हैव टू लर्न ऑल दी कंप्यूटर थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जो रहता है मीन्स वो सब्जेक्ट जो सीएसई डिपार्टमेंट का रहता है वो हम लोग को दिया गया था तो पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का हम लोग जो लाइफ साइकिल से और जो टेस्टिंग वगैरह जो होता है, राइट। ओके। तो उसका एक नॉलेज दिया दिया गया था। तो उसके बाद हम लोग का कॉलेज में हम लोग का प्री प्लेसमेंट में सब कुछ कोडिंग राउंड या फिर वगैरह का हम लोग का जो दिया जाता था ट्यूटोरियल कि कैसे हम लोग वो कोडिंग सॉल्व करेंगे या फिर एवरीथिंग सो ना एवरीथिंग ऑन बेसिक लेवल। तो वहाँ पे आई मीन्स कुछ नहीं था लाइक इन कोडिंग मीन्स स्पेसिफिक टाइप का कोडिंग नहीं था। तो एवरीथिंग ऑन नॉर्मल लेवल जो एक्चुअली हम लोग का इंटरव्यू के लिए चाहिए और हम लोग का नॉर्मल कोडिंग जो राउंड होता है उसको क्लियर करने के लिए चाहिए। ओके। तो वो हो गया। और उसके बाद नॉर्मली जो हम लोग का नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है जावा का बेसिक या फिर एवरीथिंग तो उसका हम लोग को ट्यूटोरियल दिया गया था। तो उसके बाद नॉर्मली प्लेसमेंट पे तो वैसे ही क्वेश्चन आता था नॉर्मल। तो ओके। फाइनली तो क्रैक हो गया। ओके। सो भैया टीसीएस की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ऑफ कैंपस लिया था और डायरेक्टली कॉलेज के थ्रू आपका प्लेसमेंट हुआ था। तो टीसीएस वेट। का तो बेसिकली टीसीएस का जो एनक्यूटी एग्जाम होता है तो वो एनक्यूटी एग्जाम मैंने दिया था ओके। 2019 में। तो उसके बाद वो एग्जाम एग्जाम में तो लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जाम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। तो एग्जाम में बेसिकली दो राउंड है। तो एक तो आप तुम्हारा एप्टीट्यूड होगा और उसके बाद एक कोडिंग राउंड होगा। यस। तो एप्टीट्यूड अगर हाँ तो वो 2 राउंड होगा। तो वो 2 राउंड अगर आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको हम लोग को इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो टीसीएस ऑफिस में। तो हम लोग टीसीएस ऑफिस में गए थे और उसके बाद हमारा इंटरव्यू कॉल आया। तो उसके बाद हम लोग इंटरव्यू दिए।
तो उसके बाद 3 दिन के अंदर में वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ओके। तो उसके बाद हम लोग का, तो हम तो वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग का, तो उसके बाद कोविड आ गया था। हाँ। तो 2020 का जो अगस्त है, तो उस दिन मेरे को कॉल आया था कि अभी तुम्हारा टाइम हो गया, तो यू कैन ज्वाइन। तो 22 अक्टूबर को मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी। ओके। तो ट्रेनी ज्वाइन करने के बाद में हम लोग को नॉर्मल सा ट्रेनिंग हुआ है 1 मंथ के लिए ओके। जावा में। तो वो ट्रेनिंग के बाद हम लोग को कॉल करने लगे डिफरेंट अकाउंट से, डिफरेंट प्रोजेक्ट से। ओके। तो वहाँ पे तुम लोग का बहुत सारा प्रोजेक्ट का कॉल आएगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज के लिए भी आएगा, जावा के लिए भी आएगा। ओके। तो इनिशियली हम लोग के टाइम पे प्रोजेक्ट चूज करने का मौका था, तो मैंने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चूज किया था। तो मेन थिंग इज दैट आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कि पूछना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है। तो एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन ज्वाइन दैट। तो ओके। मेरा जावा और स्प्रिंग बूट में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने वो वाला प्रोजेक्ट ले लिया है। तो उसके बाद तो काम करने लगा है। तो उसके बाद एज यू नो दैट टीसीएस में डिजिटल और इनोवेटर का भी रहता है। तो मैंने एग्जाम दिया था अगस्त 2021 में डिजिटल का, तो वहाँ पे मेरा हो गया था। ओके। तो मेरे डायरेक्टली वो सिस्टम्स इंजीनियर रोल पे मेरा प्रमोशन हो गया था। तो ओके, तो तो ये अभी आपका भी वहाँ आ, पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गए थे ये क्रैक करने के लिए एग्जाम। या हाँ। ओके। नहीं नहीं, वो अगस्त 2021 में मैंने डिजिटल क्रैक किया है। ओके। मींस जस्ट आफ्टर 1 मंथ, और उसके बाद से मैं डिजिटल में ओके, तो डायरेक्टली आपकी सैलरी जो होती है डबल हो जाती है। सो थोड़ा सा उसके डबल हो गया। पैटर्न के बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या आता है। मैंने सुना है कि अपन जो भी जिस भी डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं उस डोमेन में जाके दे सकते हैं, कुछ ऐसा सीन है? हाँ हाँ। तो डिजिटल का एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, तो पहले मेरे टाइम में वो डीसीए बोल के एग्जाम था। या। तो वहाँ पे एक एप्टीट्यूड राउंड और एक कोडिंग राउंड रहता था। तो उसके बाद एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद तुम्हारा डिजिटल का प्रमोशन आ जाएगा। ओके। और अभी जो होता है, अभी विंग्स का एग्जाम होता है। तो या। विंग्स में आपका बहुत सारा टेक्नोलॉजी का एग्जाम्स रहता है। ओके। तो वहाँ पे तुम्हारा पास और डिस्टिंक्शन का कुछ रहता है, तो उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, डायरेक्टली इंटरव्यू और अभी भी इनोवेटर के होते लिए हैं? भी सेम पैटर्न। इंटरव्यू अभी भी होते हैं? इंटरव्यू अभी भी होते हैं, बट इंटरव्यू आर नॉट टफ, इट्स आर जनरल डिस्कशन राउंड। ओके। सो ये तो लेवल आपके। मेनली मेन फोकस इज ऑन तो ये दी कोडिंग एंड एप्टीट्यूड। अच्छा, अभी भी और कोडिंग और टेक्नोलॉजी। एप्टीट्यूड होते हैं कि डायरेक्टली अब जो भी टेक्नोलॉजी पे आप जाना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हो एग्जाम? नहीं नहीं, अभी तो डिजिटल के लिए जो भी टेक्नोलॉजी तुम्हारा मनपसंद है, तो वहाँ पे तुम एग्जाम एग्जाम दे सकते हो। बट इनोवेटर के लिए तुम्हारा कोडिंग रहता होगा। अच्छा। तो इनोवेटर तभी होगा जब तुम ऑलरेडी डिजिटल पास हुए हो। यस यस। ओके। सो थोड़ा सा अपने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में बताइए कि आप जब एज ए ट्रेनी जा रहे थे तो टीसीएस में आपका कैसा था? आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग आने वाली है। हाँ। हम्म। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है टीसीएस का। तो पहला वी हैव टू क्रिएट द एनएसआर कार्ड, राइट। तो वो वाला तो प्रीक्विजिट है। तो उसके बाद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का जो मार्कशीट है, तो उसके बाद तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और भी जो पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स है, या। कॉलेज का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये या। सब कुछ रहने वाला है। तो ये आई थिंक टीसीएस का एक पोर्टल है, तो वो पोर्टल में इसको सब कुछ का अपलोड करना पड़ेगा। या। और इसके साथ भी ज्वाइनिंग के पहले तुम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, लाइक दी बॉन्ड और द सर्विस एग्रीमेंट, और जो क्रिमिनल एफिडेविट है, या। वो वाला क्रिएट करके तुमको सबमिट करना पड़ेगा। ओके। और इसके साथ भी जो ऑफर लेटर जो रिसीव हुए, तो वो ऑफर लेटर पे साइन करके, मींस ईच एंड एवरी पेज यू हैव टू साइन, एंड देन वो उसको भी स्कैन करके इसको जमा कर देना या पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेयर्ड है। तो फिलहाल मेरे टाइम में वो कोविड था, तो उस टाइम हमने ऑनलाइन पे ही जमा किया था। बट नाउ आई थिंक यू हैव टू गो एंड फिजिकली ज्वाइन एंड गिव टू द एचआर। या। ओके। सो और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहता है, तो इसमें टेंशन करने की बात नहीं।
सो जो ट्रेनिंग होती है इनिशियल ट्रेनिंग, सो उसमें क्या होता है कि आप जैसे आपने बताया कि आपने जावा पे आपकी ट्रेनिंग हुई थी, बट अगर कोई स्पेसिफिक जा रहा है लाइक पाइथन से जा रहा है या किसी डेवलपमेंट फील्ड हाँ से जा रहा है, तो क्या उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होगी या उसी सबके साथ में जावा की हाँ होगी? हाँ हाँ। पहले पहले जब वो सब लोग का ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तो उसके बाद वो जो ऑनबोर्डिंग एचआर है तो उसके पास बहुत सारा रहता है। लाइक दी फॉर एग्जांपल मेरे लिए जावा था तो कुछ कुछ और के लिए पाइथन था, कुछ और के लिए डॉट नेट था। ओके। तो एज पर द इंटरेस्ट वो मैं मैप हो जाएगा स्किल पे। तो बस एक काम करना पड़ेगा, ऑनबोर्डिंग एचआर आएगा तो वो पूछेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो एंड दे कैन से एनीथिंग दैट आई लाइक डॉट नेट एंड एवरीथिंग एंड दे कैन गेट मैप। बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जावा पे ट्रेनिंग हुआ है तो नॉट इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि तुमको जावा का ही प्रोजेक्ट मिलेगा मिलेगा ओके। तुमको जावा स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मिल सकता है। ओके। सो भैया थोड़ा सा बेंच तो पे। एवरीथिंग इज टू बी सॉर्टेड आउट बिफोर यू गो इनटू अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जब भी कॉल आएगा तो तुम लोगों को जस्ट पूछना पड़ेगा कि या। कौन सा टेक्नोलॉजी है और क्या है एंड यू कैन चूज। ओके। सो भैया बेंच पीरियड के बारे में बताइए, लाइक किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है यार, प्रोजेक्ट के बाद अगर बेंच पे आ रहा है तो क्या सीन होता है वहाँ पे टीसीएस में? हाँ, टीसीएस में बेंच में जो होता है कि सैलरी पर्सपेक्टिव एक परफॉर्मेंस पे होता है। ओके। तो वो डिसबर्स नहीं होता है तो बाकी का सब पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा, सो दैट इज नॉट एन इशू। ओके। और जो बेंच पीरियड में मेरा रिकमेंडेशन है कि तुमको जो प्रोजेक्ट कॉल्स आ रहे हैं वो उसको ठीक ठाक एनालिस करो और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसके साथ जाओ। एंड इन द मीन टाइम यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी। टीसीएस में बहुत सारा लर्निंग का स्कोप है, तुम लोगों को यूडेमी मिलेगा, उसके बाद ओडीएलई एंड ओके। लिंक्डइन लर्निंग भी मिलेगा। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिलेगा मीन्स पढ़ने के प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से अपस्किल कर लो। तो जो जितना भी अपस्किल करोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ओके। तो इजीली प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है वहाँ से। और जनरली अगर अपन डायरेक्टली डिजिटल क्रैक नहीं कर पाते हैं तो प्रमोशन क्या क्या सीन है, कितने साल में अपन सिस्टम इंजीनियर बनेंगे? पहले हाँ, तो पहले जो 2 साल होता है तो वहाँ पे डिफॉल्ट प्रमोशन होता है तो प्रमोशन तुमको पक्का मिलेगा। ओके। तो वो पहले जो एनिवर्सरी होगा तो जब 1 साल पूरा होगा तो तभी असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से तुम लोग को असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर बना दिया जाएगा। ओके। तो उसके बाद फिर से 1 साल होगा तो उसके बाद तुम लोग को सिस्टम इंजीनियर का प्रमोशन मिलेगा। ओके। और सिस्टम्स इंजीनियर होने के बाद जब तुम टीसीएस में 3 साल कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद तुमको आईटीए का प्रमोशन के लिए तुमको बोलना पड़ेगा। तो उसके बाद एक जनरेट होगा तुमको एक वर्क फ्लो। तो ओके। वो बहुत सारा कॉर्पोरेट एचआर तुम्हारा मैनेजर अप्रूव करेगा तो उसके बाद तुम्हारा आईटी का प्रमोशन आएगा। एंड फ्रॉम दैट स्टेप इट इज लाइक दैट सेम ओनली। ओके। तो बहुत सारे अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। और हाइक का क्या सीन होता है जब अपन प्रमोशन पे जाते हैं? हाँ, तो हाइक का जो सीन है तो पहले नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो पहले वाला जो तुम्हारा साल है तो वहाँ पे हाइक तुम्हारा करीब 11 to 12% मिलेगा। ओके। तो वो पहले जब तुम असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से ट्रेनी एएसटी हो गए तो तब का मैं बोल रहा हूँ। तो अब उसके बाद जब तुम असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर से जब तुम सिस्टम्स इंजीनियर पे जाओगे तो तुम्हारा हाइक तुम्हारा 6 to 8% होगा डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। बट दिस टाइम सुना है कि थोड़ा डबल डिजिट हाइक भी मिला है कुछ एम्प्लॉइज का। तो मेरे टाइम में मेरे को 7% मिला था। ओके। तो बाप पहले बार। ओके। और भैया सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए कि टीसीएस कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है अगर अपन लाइक एडब्ल्यूएस ये सारी चीज़ें डॉकर कुबरनेटिस की करने चाहें तो? तो पहले बात तो ये है कि जब भी तुम कोई क्लाइंट के अंडर में काम करोगे तो वहाँ पे पहले देखना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, राइट। ओके। तो मेरे वाले जो क्लाइंट है तो करेंटली वो एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे एजूर भी यूज होता है। ओके। तो मैंने एजूर का सर्टिफिकेशन किया है। तो एक्चुअली अप्रूवल फॉर सब्जेक्ट टू दी टेक्नोलॉजीज इन द क्लाइंट इज ऑपरेटिंग अगर तुम प्रोजेक्ट से करना चाहते हो, राइट। तो वहाँ पे तुम लोग को तुम्हारे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुमको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एजूर का किया है, एडब्ल्यूएस का किया है इन दैट केस। ओके। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट में मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, वहाँ पे गूगल का चल रहा है तो उन लोग ने जीसीपी सर्टिफिकेशन किया है। तो उसके साथ भी जो जो डेवऑप्स इंजीनियर है
उसको हैशीकॉर्प का सर्टिफिकेशन या फिर जो जो है वो वाला करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर तुम लोग को कुछ सर्टिफिकेशन करना है जो थोड़ा तुम्हारा प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी से बाहर है, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो उसके उसके लिए तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा तुम्हारा जो टैलेंट डेवलपमेंट टीम है। तो इफ दे गिव द अप्रूवल इट्स फाइन टू गो। ओके। भैया प्रोजेक्ट स्विच के बारे में बताइए, अगर हमें उस वो जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं अगर उसमें मज़ा नहीं आ रहा है और अगर अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छा, तो क्या अपन प्रोजेक्ट स्विच भी कर सकते हैं उसमें? हाँ, दो तरह की चीज हम कर सकते हैं। तो एक है अपने प्रोजेक्ट में ढूंढो, क्योंकि प्रोजेक्ट में रहता है बहुत सारा काम रहता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। तो पहले जब मैंने हमारी टीम में गया था तो मेरे को एटीजी का डेवलपमेंट दिया था। तो एटीजी जावा का ही है। तो ओके। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्प्रिंग बूट पे था। तो मैंने एटीजी पे काम किया है लगभग 4 महीना। तो उसके बाद मैंने पूछा था या। कि अगर स्प्रिंग बूट में कोई जगह है तो मेरे को डाल देना। तो इट वॉज वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। मेरे को 5 महीने बाद ही बोला था कि स्प्रिंग बूट में एक वैकेंसी है, तो तुम वहाँ पे आके ज्वाइन कर लो। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसा है, कि प्रोजेक्ट लीनियंट है तो वो इजीली पॉसिबल होगा। ओके। अगर प्रोजेक्ट में तुम चाहते हो और अगर रिलीज चाहते हो, वो थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बी लेवल रिसोर्स हो, राइट। या। और अगर इट इज एन नेसेंट स्टेज तो वो इजीली पॉसिबल होगा। बट अगर तुम्हारा एक प्रोजेक्ट में तुम्हारा 3 साल की 4 साल हो गया, तो वो इट बिकम्स स्लाइटली टफर, क्योंकि तुम एक डिपेंडेबल रिसोर्स बन जाते हो। यस। ओके। और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, आपके भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, तो क्या ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है या आपके जो भी सीनियर्स हैं? तो हाँ, तो मेरे वाले प्रोजेक्ट में तो ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी बहुत ही है। तो जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरा यूके एंड यूरोप बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके। तो वहाँ पे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो जब भी कोविड में मैंने ज्वाइन किया था, तो तब देखा था बहुत सारा एम्प्लॉयज ऑन साइट पे थे। और उसके बाद कोविड जाने के बाद भी फिजिकली बहुत सारे लोग गए थे ओके। ऑन साइट। तो एक्चुअली जो मैंने देखा कि 10 और 5 इयर्स का होता है ऑन साइट का हमारे प्रोजेक्ट में। ओके। तो 5 साल के लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं उसके बाद कुछ टाइम पे। ओके। तो तो मेरे प्रोजेक्ट में ऑन साइट का काउंट थोड़ा ज्यादा ही है। ओके, तो पैकेज कितना इंक्रीज हो जाता है अगर अपन कंपेयर करें इंडिया टू यूएस? तो वो एक्सप्लिसिटली मुझे नहीं पता है। तो ओके। वहाँ पे आई थिंक पाउंड में उसका सैलरी आता है। या। तो नॉट श्योर, जब भी मैं जाऊंगा तो उसके बाद बोल सकता हूँ डेफिनेटली। या श्योर श्योर। ओके। सो भैया आपने डिस्कस किया, आपने मेंशन भी किया है कि आप जावा फुल स्टैक डेवलपर लाइक स्प्रिंग बूट डेवलपर, तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो भी अगर जावा से है, अगर स्प्रिंग बूट में अपना करियर बनाना चाहता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, पहले तो वन थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो भी हम जावा या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं कॉलेज में, राइट, तो वो वाला उसका कोई सीन नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे एवरीथिंग बहुत हटके है। मींस यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन हाई लेवल, राइट। So, for example, starting with the basics, like the normal Java code that we write, so that is not actually the standard here. या। तो वहाँ पे हम लोग का बहुत सारा एक्चुअली हम लोग को देखना पड़ता है कि एक अलग एक डिफरेंट क्लास होगा जो सिर्फ कांस्टेंट रखेगा। एक अलग सा क्लास होगा जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल होगा। तो वो वाला बहुत सा स्टैंडर्ड रहता है। और ऑल्सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, राइट। ओके। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जावा कोड लिखने के लिए। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग वेरी एडवांस। ओके। तो वो वाला जब तुम प्रोजेक्ट में आओगे तो उसके बाद तुम लोग को ठीक ठाक से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सीख के ही उसको मिलेगा, तो तुमको सीखना पड़ेगा आके। एंड तुम्हारा जो मेन गोल है, तो तुमको जस्ट सीखने का माइंडसेट रखना चाहिए, दैट्स इट। ओके। तो जब भी तुम कोड करोगे तो उसको करते 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 तुमको वो आ जाएगा। ओके। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जावा का वर्जन जावा 11 यहाँ पे जनरली यूज होता है। ओके। तो जावा 11 तो बहुत ही जरूरत है। तो उसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो आई थिंक अभी कॉलेज में करिकुलम में नहीं है, लाइक की डेवऑप्स टूल्स एंड एवरीथिंग, द क्लाउड एंड एवरीथिंग। तो वो वाला अभी जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसको उनको जस्ट ओवरव्यू मालूम है कि क्लाउड ये है, इसका ऐसा कुछ है, और डेवऑप्स का भी ऐसा कुछ। या। बट यहाँ पे तुमको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन का करने के लिए मिलेगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लर्न, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी तुम इन फ्यूचर तुमको करियर ग्रोथ अच्छा करना चाहिए। ओके।
तो सो बेसिकली तुम लोग को पहले जो 5 साल है तुमको जस्ट मन ला के यू हैव टू जस्ट लर्न एवरीथिंग। या तो भैया थोड़ा स्प्रिंग बूट की जर्नी के बारे में बताइए कि स्प्रिंग बूट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, अगर अपन जावा कंप्लीट कर चुके हैं तो स्प्रिंग बूट के लिए क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। हाँ, तो स्प्रिंग बूट के लिए पहले तो तुमको स्प्रिंग एमवीसी आना चाहिए। तो ओके। स्प्रिंग एमवीसी ठीक ठाक से पढ़ो। अगर स्प्रिंग एमवीसी पढ़ लिया उसके बाद जो ORM टूल्स है लाइक हाइबरनेट, तो हाइबरनेट ही पॉपुलर यूज होता है, ओके। तो वो वाला तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो एंड आई सजेस्ट कि तुम लोग ऑफिस में काम करो इस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे, और साइड बाय साइड तुम इसका प्रोजेक्ट भी बनाओ। ओके। एंड इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का जो रिलीज आता है, इसका ऑफिशियल नोट्स एंड एवरीथिंग, तो उस पे भी ख्याल रखो। ओके। एंड अगर ये सब कुछ हो गया स्प्रिंग एमवीसी और ORM, उसके बाद तुम स्प्रिंग बूट में जा सकते हो। तो उसके बाद स्प्रिंग बूट में तुम्हारा बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, तुम वहाँ पे सीख सकते हो। तो मेरे टाइम में मैंने क्या किया था, मैंने प्रोजेक्ट भी किया था, उसके साइड साइड मैंने स्प्रिंग बूट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो उसके लिए क्या हुआ था, तो मेरा वो जो स्प्रिंग बूट का जो नेसेंस थी है, तो वो आ गया था। ओके। तो उसके बाद इजिली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग मैं कोड कर पड़ा। तो पहले क्या होता था, आई कैन गिव एन एग्जांपल। तो पहले मेरा एक एपीआई क्रिएट करने में मेरे को फॉर एग्जांपल 12 to 11 डेज का रिक्वायरमेंट था, बट अभी करते 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 अभी वो 2 दिन में हो जाता है या एक एपीआई बिल्ड। तो वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो तुमको पैरेलली अपना प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा साइड बाय साइड, एंड ऑल्सो ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसे ही लर्निंग करते जाओ और वो मास्टरी आ जाएगी, ओके। तो उसका कोई टेंशन नहीं। ओके। सो भैया आप रिसेंटली आप वर्क कर रहे हो क्लाउड में, तो थोड़ा सा क्लाउड के बारे में बताइए कि एक्चुअल में क्या क्लाउड है और क्या हाँ क्या यूजेस हैं उसके। हाँ, तो क्लाउड का तो बहुत सारे यूजर्स है, एज वी नो, बहुत सारा फंक्शनलिटीज है, बट फ्रॉम द डेवलपर पर्सपेक्टिव, या मींस जो डेवलप करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो उसका जो पर्सपेक्टिव से अगर नजरिए से मैं बोलूँ, तो वहाँ पे तुम लोग को बहुत सारा टूल्स मिलेगा। एडब्ल्यूएस का फॉर एग्जांपल, एडब्ल्यूएस के S3 लैम्डा एंड एवरीथिंग, या तो वो वाला जो डेवलपर्स के लिए वो तुमको आना चाहिए। वहाँ पे यूट्यूब में या फिर बहुत सारा सोर्सेस है, वहाँ पे तुम सीख सकते हो जाके। ओके। तो दैट इज नॉट एन इशू, लर्निंग इज नॉट एन इशू, बट ये सब टूल्स तुम्हें आना चाहिए कि कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, देन हम लोग कैसे जार फाइल्स वर्ड फाइल्स को डिप्लॉय करते हैं, कैसे डेटाबेस को डिप्लॉय कर सकते हैं हम RDS पे। ये सब कुछ इन रियल लाइफ तुमको मिलेगा सीखने के लिए। ओके। थोड़ा सा भैया वर्जन कंट्रोल के बारे में बताइए, जैसे अपन यहाँ पे अपन गिटहब यूज कर रहे हैं तो ओनली डायरेक्टली अपन अपना डिप्लॉय कर देते हैं प्रोजेक्ट कि गिटहब में दिखने लगे, और वहाँ पे एक्चुअल में क्या वर्क हाँ, होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को जब कोड मिस करना हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग का गिट लैब यूज होता है, तो हम या लोग गिट लैब में कोड को पुश करते हैं, तो वो भी एक वर्जन कंट्रोल है गिट का। ओके। और जी ये जो डिप्लॉयमेंट है, तो ये नॉर्मली हम जब पुश करते हैं तो वो हो जाता है। ओके। बट नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम सिर्फ पुश करते हैं, हम लोग का कोड दिख जाता है, दैट्स इट। ओके। बट यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे तुम्हारा कोड पुश हो गया है, ओके। उसके बाद तुम्हारा एक पाइपलाइन चलेगा। ओके। तो पाइपलाइन बेसिकली तुम्हारा CI/CD है। तो बेसिकली हम लोग का जेनकिंस यूज होता है, तो या वहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कोड बिल्ड हो रहा है। तो उसके बाद तुम्हारा कोड डिप्लॉय हो रहा है। उसके बाद तुम देख सकते हो तुम्हारा जो टेस्टिंग स्क्रिप्ट है, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग, वो वाला भी चल रहा है, जो BDD का लिखते हैं, तो वो वाला भी तुम देख सकते हो। और जो Kubernetes पॉड या फिर बहुत सारा कुछ है देखने के लिए, ओके। तो उस सब CI/CD में होता है। तो बेसिकली नॉट राइटिंग इन ओनली कोड, but it's seeing that the code is getting deployed into a different environment and everything. तो हम लोग का जनरली बहुत सारे एनवायरनमेंट होता है, राइट, लाइक द QA, द स्टेज एंड एवरीथिंग, उसके बाद प्रोडक्शन। तो बेसिकली हम लोग का जो कोडिंग है, तो वो हम QA एनवायरनमेंट में करते हैं। उसके बाद QA में करने के बाद जब हम कोड पुश कर देते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं QA एनवायरनमेंट में, तो उस पर टेस्ट होता है। टेस्टिंग जो QA का लोग रहता है वो टेस्ट करता है। या अगर टेस्ट हो जाता है ठीक ठाक से, उसके बाद हम वो कोड को उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है स्टेज में प्रमोट करते हैं। और स्टेज इज बेसिकली इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, वो एंड टू एंड इंटीग्रेट रहता है कि तुम्हारा कस्टमर जाके एक मॉक एनवायरनमेंट से देख सकता है कि या ये वाला फंक्शनलिटी ठीक ठाक से काम कर रहा है। या तो उसके बाद जब सब कुछ एंड टू एंड टेस्टिंग हो जाएगा, तो उसके बाद द कोड इज रेडी टू गो इन प्रोडक्शन। तो उसके बाद हम प्रोडक्शन में कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। ओके। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो उसके बाद तो मेन जो है कोडिंग करने के बाद बहुत टेस्टिंग होता है। या Means testing takes much bigger time than development.
या तो टेस्टिंग के बाद ही वो कोड प्रोडक्शन में जाता है। ये ओके। सो थोड़ा सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली जो भी ऐसे ही प्रोफाइल के जाते हैं बंदे, तो उनको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोजेक्ट में ही असाइन होता है, तो सपोर्ट एक्चुअली है क्या वहाँ पे? हाँ, तो मेरे टीम में भी सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी है, लाइक जी फॉर एग्जांपल मैं स्प्रिंग बूट एपीआई एंड एवरीथिंग। या तो इस एपीआई का भी एक सपोर्ट टीम रहता है। तो सपोर्ट बेसिकली तीन तरह की होता है, तीन लेवल्स की। तो एक L1 L2 और L3। या तो जो डेवलपर होता है, जो फॉर एग्जांपल जो कोड मैंने किया है, तो मेरा L3 सपोर्ट है। या तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है सबके लिए। तो वो सपोर्ट एक्चुअली सपोर्ट नहीं कहलाता है, इट्स जस्ट सीइंग दैट वेदर दी फंक्शन इज वर्किंग फाइन और कहाँ पे इशू है, या जो टेक्नोलॉजी मालूम है, जो डेवलप किया है। और L1 L2 बेसिकली है जो क्लाइंट स्पेसिफिक है, राइट। कोई इंसिडेंट रेज हुआ है तो L1 के पास पहले जाता है, वो या देखता है कि क्या इशू है, और मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर उसके पास वो रिजल्व नहीं हुआ होता है तो वो L2 को असाइन कर देता है। L2 L2 का थोड़ा ज्यादा रोल रहता है, वो देखता है कि थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी उसको पता है, वो देखता है कि कहाँ पे कोड फंस सकता है, कौन कौन सा इशू है। वो डेवलपर या फिर क्यूए को जाकर पूछेगा कि ये वाला सिनेरियो को रीएस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे एरर दिख रहा है। वो लॉग्स दिखेगा जहाँ पे लॉग्स आ रहा है वो प्रोडक्शन का। ओके और जब ये सब भी फेल हो जाएगा तो वो डायरेक्टली L3 सपोर्ट को जाएगा। तो L3 सपोर्ट इज बेसिकली जो डेवलपर काम कर रहा है, तो वो आके बोलेगा कि ये वाला पर्टिकुलर फंक्शनलिटी में इशू हो सकता है, वो देखेगा और उसके बाद बोलेगा ओके। काफी। और क्या कॉल सपोर्ट भी होता है क्या? हाँ बोलिए। कॉल सपोर्ट भी होता है क्या यहाँ प्रोजेक्ट, लाइक कॉलिंग में सपोर्ट? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे प्रोजेक्ट में कॉलिंग का सपोर्ट नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट में सब जो सपोर्ट टीम है वो सर्विस नाउ की यूज करती ओके। सो ये था है। भाई। एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। या बट ओके। L1 सपोर्ट को कोड करने को नहीं मिलता है, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। L3 सपोर्ट को मेनली कोड करने को मिलता है। ओके। सो लास्ट टिप भैया, जो भी टीसीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कोई कॉलेज का बंदा जो कि ड्रीम टीम है टीसीएस, सो उसके लिए आपको क्या सजेशन होगा? हाँ, ऑब्वियसली अगर उसके पास वो ज्वाइन करना चाहता है, इट्स वेलकम। बट यहाँ पे मेनली यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू लर्न एंड एवरीथिंग। अगर हर बंदे का जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो करियर ग्रोथ है, तो करियर को फर्स्ट करना ही चाहिए। तो जो भी कंपनी हो, तो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। जो जहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी मिल रहा है वो लर्न लर्न कर लो। उसके बाद तो अगर फ्यूचर में अगर अच्छा तुम्हारा टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके तो वो एक्चुअली कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है, तुम लोग पे डिपेंड करता है। ओके। सो थैंक यू भैया फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। आपने ये सारी जानकारी शेयर की। आई होप जो भी टीसीएस ज्वाइन कर रहा होगा या ज्वाइन करने वाला है उसके लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की, डेवलपमेंट, सपोर्ट्स, बेंच पीरियड, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के बारे में। भैया ने काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल किया। सो थैंक यू भैया। इन फ्यूचर अगर आप ऑन साइट जा रहे होंगे तो फिर से अपन कनेक्ट करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी है और हाँ वहाँ sure। वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है। ओके। सो